आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हॉट एक्सेल। हॉट एक्सेल क्या होता है? गर्म धुआं, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं। ये ट्रेनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है और इससे रेलवे को बहुत सारा लॉस होता है हॉट एक्सेल की वजह से। देखिए, जब किसी ट्रेन के बनने के पश्चात रास्ते में या यार्ड में किसी एक एक्सेल बॉक्स बेयरिंग का तापमान इतना अधिक हो जाए कि उसे सर्विस से हटाना पड़े तो उसे हॉट एक्सेल कहते हैं। यानी कोई ट्रेन जा रही है और यार्ड में किसी एक एक्सेल का बेयरिंग बॉक्स इतना गर्म हो जाए कि उसे सर्विस से यानी कि ट्रेन से निकालना पड़े तो उसे हॉट एक्सेल कहते हैं। अर्थात कोचिंग ट्रेन के बेयरिंग का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गुड्स ट्रेनिंग में 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए, या यदि किसी कोच या वैगन के किसी एक एक्सेल बॉक्स का तापमान इतना अधिक हो जाए कि उसे ट्रेन से अलग करना पड़े, या चाहे ट्रेन के चलाने वाले स्टेशन पे या रास्ते में या ट्रेन के गंतव्य स्थान पर हो, तो ये गर्म धुआं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, जो कोचिंग ट्रेन होता है उसका बेयरिंग का मैक्सिमम तापमान कितना होता है, और एक और सवाल आता है गुड्स ट्रेन में मैक्सिमम टेम्परेचर बेयरिंग का कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इस तरह के वीडियो अगर देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर कोचिंग ट्रेन है उसके बेयरिंग का तापमान 80 डिग्री हो जाए, 80 डिग्री या 80 डिग्री से ऊपर चला जाए, और गुड्स ट्रेन में 90 डिग्री या 90 डिग्री से ऊपर चला जाए, तो उसे हॉट एक्सेल माना जाएगा। हॉट एक्सेल होने पर पड़ने वाले प्रभाव। हॉट एक्सेल हो जाता है तो इससे क्या क्या दिक्कत आती है? पहला, कोच या वैगन को रैक से अलग करना पड़ता है। दूसरा, ट्रेन के समय की हानि होती है। तीसरा, यात्रियों की असुविधा होती है क्योंकि उन्हें दूसरे कोचों में शिफ्ट होना पड़ता है। अगर पैसेंजर ट्रेन है तो उस कोच के यात्री को दूसरे कोचों में शिफ्ट करना पड़ता है और उस कोच को रैक से निकालना पड़ता है। चल, स्टॉक की सुरक्षा को प्रभावित करता है, यानी कि पूरी ट्रेन की सुरक्षा को ये प्रभावित करता है। ट्रेन में आग लगने का कारण बन सकता है, इसकी वजह से ट्रेन में आग लग सकती है। कोच वैगन के अवपतन या ड्रिलमेंट की आशंका होती है, इसके वजह से कोच या वैगन डिरेल हो सकता है, एक्सीडेंट और दुर्घटना हो सकती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग, यह वह तापमान है जिस पर रोलर बेयरिंग काम करता है, यानी जिस तापमान पर रोलर बेयरिंग काम करता है उसको ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग कहा जाता है। जब गाड़ी चलती है तो रोलर बेयरिंग के विभिन्न पार्ट्स में घर्षण उत्पन्न होता है। यदि बेयरिंग अच्छी प्रकार से लुब्रिकेटेड है तो ये न्यूनतम रहता है, यानी कम रहता है। अगर अच्छे से ग्रीस वगैरह लगाया गया है तो जो ये तापमान होता है वो नियंत्रण में रहता है, कम रहता है। किंतु बक्से में कुछ ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है जो कि ट्रैक जोड़ की वजह से बेयरिंग पर लगातार आघात होने की वजह से होता है, जिससे बेयरिंग की लुब्रिकेटिंग फिल्म जो है टूट जाती है। सामान्यतः रोलर बेयरिंग 70 डिग्री से 80 डिग्री तापमान तक संतोषजनक कार्य करते हैं, परंतु यदि किसी बक्से का तापमान वायुमंडल के तापमान से 50 डिग्री अधिक हो जाए तो इस बक्से को अच्छी प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए, तथा यदि किसी बेयरिंग का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक हो जाए तो उसे रैक से अलग कर देना चाहिए। अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया किसी भी बेयरिंग बॉक्स का तापमान तो उस कोच को या फिर उस वैगन को रैक से निकाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी बक्से का तापक्रम अन्य बक्सों की तुलना में 10 डिग्री अधिक आ रहा है तो इस बक्से को सावधानी पूर्वक चेक कर सुनिश्चित करें कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है। देखिए, जब भी कोई ट्रेन स्टेशन में आती है तो उसके बेयरिंग का तापमान लिया जाता है। अगर आप रेलवे में नहीं है तो आपको ये चीज़ पता नहीं होगा, और अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही ट्रेन आके प्लेटफॉर्म में लगती है तो उसके बेयरिंग का तापमान लिया जाता है। तो लगभग जितने भी एक्सेल बॉक्स है एक तरफ से सबका तापमान लिया जाता है। तो अगर एक सब में औसत एक जैसा तापमान है और किसी एक बेयरिंग में तापमान 10 या 15 डिग्री ज़्यादा आ रहा है तो उसका औचक निरीक्षण वहाँ किया जाना चाहिए बढ़िया से कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। हॉट एक्सेल की पहचान। हॉट एक्सेल की पहचान करने के लिए 4 इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, यानी अपने शरीर के 4 इंद्रियों का प्रयोग करके हम हॉट एक्सेल को पहचान सकते हैं। आंख द्वारा देखकर जांच करें कि बेयरिंग से ग्रीस तो नहीं निकल रहा है, अर्थात एक्सेल के चारों तरफ या व्हील पर ग्रीस का छिड़काव तो नहीं है। ये आप देख के जान सकते हैं कि जो बेयरिंग लगा हुआ है उसमें से ग्रीस के छींटे तो नहीं निकल रहे हैं। अगर ग्रीस के छींटे निकलेंगे तो आपको एक्सेल और डिस्क पे चारों तरफ काले काले ग्रीस के छींटे दिखेंगे, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, हॉट एक्सेल का कारण बन सकता है। आंख द्वारा देखकर एक्सेल बॉक्स फ्रंट कवर या बेयरिंग कहीं से क्षतिग्रस्त तो नहीं है। एक्सेल बॉक्स के सामने जो फ्रंट कवर लगता है, अगर आप ICF व्हील की में देखेंगे तो वहाँ पे एक फ्रंट कवर लगता है, तो आपको ध्यान से देखना है कि फ्रंट कवर में कहीं कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है, कहीं कोई चोट तो नहीं पहुँची है उसे जिसकी वजह से टूट तो नहीं गया है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है।
बियरिंग से धुआं या आग की लपटें तो नहीं निकल रही हैं, बियरिंग का रंग भूरा लाल तो नहीं है, गर्म होकर बियरिंग का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो ब्राउन हो जाता है, लाल हो जाता है। नाक द्वारा सूंघकर परीक्षण के दौरान जांच करें कि बियरिंग से ग्रीस के जलने की गंध तो नहीं आ रही है। देखिए, अगर जब आप सूंघेंगे, सूंघने का मतलब बिल्कुल वहाँ नज़दीक नहीं जाना है, आप बियरिंग के पास जाएंगे तो अगर उसमें से जलने की गंध आ रही है तो इसका मतलब वो हॉट एक्सल हो गया है या फिर होने वाला है। अगर वो गर्म हो रहा है तो वहाँ से गंध आएगी जलने की, और अगर गर्म नहीं हो रहा है तो वहाँ से आपको जलने की स्मेल नहीं आएगी। और ये ग्रीस के जलने की स्मेल एक अलग स्मेल है, जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। कानों द्वारा आवाज़ सुनकर गाड़ी के चलते हुए रोलिंग इन परीक्षण के दौरान आवाज़ सुनने की बेरिंग से कोई असाधारण आवाज़ तो नहीं आ रही है। देखिए, जब गाड़ी ट्रेन चल के आती है तो जो स्टेशन होते हैं उनके बाहर रोलिंग इन परीक्षण होता है। कर्मचारी बैठ के ट्रेनों को देखते हैं, उनके व्हील को देखते हैं, उनके नीचे कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा आवाज़ भी सुना जाता है कि कहीं कोई असाधारण आवाज़ तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी आपको ध्यान से, अगर आप रोलिंग इन परीक्षण करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बेरिंग से किसी तरह की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, या बेरिंग से सीटी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर इस तरह की आवाज़ आ रही है इसका मतलब वो हॉट एक्सल हो गया है, या फिर वो शुरुआती स्टेज में है, अगले कुछ समय में वो हॉट एक्सल हो जाएगा। हाथ द्वारा बेरिंग छूकर ट्रेन के रुकने के पश्चात प्रत्येक बेरिंग को छू कर देखें, यह असाधारण रूप से गर्म तो नहीं है। आजकल बेरिंग का तापमान मापने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी किसी एक कोच या वैगन में लगे 8 बेरिंग के तापमान में आपस में काफ़ी अंतर पाया जाता है। एक ही कोच के 2 एक्सल बॉक्सों के तापमान का अंतर 20 डिग्री से अधिक पाया जाए तो प्रभावित कोच को सर्विस में न चलाएं। यानी कि एक ही कोच में अगर 2 एक्सल बॉक्स के तापमान में 20 डिग्री से ज़्यादा का अंतर होता है तो उस कोच को निकाल देना है, उसको नहीं चलाना है। यदि एक्सल बॉक्सों का तापक्रम 65 डिग्री से 80 डिग्री के बीच पाया जाता है तथा किन्हीं 2 बॉक्सों के तापक्रमों में 20 डिग्री से अधिक अंतर नहीं हो तो उस स्थिति में कैरेज एंड वैगन स्टाफ कोच के साथ एस्कॉर्ट करेंगे। यानी कि कैरेज एंड वैगन स्टाफ जो है वो कोच के साथ अगले स्टेशन तक जाएंगे चेक करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। बक्सा गर्म होने की स्टेजेस। प्रथम, पहले इस स्थिति में एक्सल बॉक्स गर्म होना शुरू हो जाता है और दूसरे बक्सों से इसका तापमान अधिक हो जाता है। यदि यह तापक्रम 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बक्सा गर्म कहा जाता है। दूसरा जो स्टेज होता है, जो हॉट एक्सल का दूसरा स्टेज होता है, इस स्थिति में बक्से का तापमान 140 डिग्री से 160 डिग्री तक हो जाता है और बक्से के अंदर से ग्रीस के गर्म होने की गंध आने लगती है। ज़्यादातर यही इसी स्टेज पे पता चल जाता है कि हॉट एक्सल हो रहा है या होने वाला है, और उस व्हील को, उस कोच को या उस वैगन को रैक से निकाल दिया जाता है। तीसरा जो स्टेज है, इस स्थिति में बेरिंग का तापमान बढ़कर 160 डिग्री से 190 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और धुआं निकलने लगता है। और जो चौथा स्टेज है, इस स्थिति में एक्सल बॉक्स का तापमान बढ़कर 190 डिग्री से ऊपर चला जाता है और ग्रीस जलने लगती है तथा अधिक गर्म होने पर केज आदि जलने लगते हैं और रोलंग और स्लीव खिसने लगते हैं। यदि अब भी बेरिंग सर्विस में चलता रहता है तो उसमें सभी पार्ट्स घिस जाते हैं तथा एक्सल भी घिसने लगता है, जिससे अंत में एक्सल टूट जाता है, जो कि ड्रिलमेंट का कारण बन सकता है। यानी जो फोर्थ स्टेज है उसमें जो टेम्परेचर है 190 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बेरिंग के अंदर जो रोलर है, स्लीव है और जो केज है वो सारे जलने और घिसने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। इसके बाद जो एक्सल है वो जलने और घिसने और पिघलने लगता है, और जब ऐसा होता है तो एक्सल टूट जाता है और इसकी वजह से ट्रेन ड्रिल हो जाती है। तो इसलिए बहुत खतरनाक होता है हॉट एक्सल। यदि किसी कोच के एक्सल बॉक्सों का तापक्रम 65 डिग्री से कम पाया जाता है तो उस स्थिति में निम्नलिखित प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी? एक कोच के किन्हीं 2 एक्सल बॉक्सों के तापमान में अंतर 10 डिग्री तक, 10 से 15 डिग्री तक। अगर 10 डिग्री तक है तो कोई कार्रवाई न करे, कोच को सर्विस में चलाए। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो बीच रास्ते में पड़ने वाले परीक्षण स्थलों के कैरेज एंड वैगन स्टाफ को सूचित कर दें। 16 से 20 डिग्री तक का अगर अंतर है तो कैरेज एंड वैगन स्टाफ गंतव्य स्टेशन तक गाड़ी के साथ स्कॉट करें, यानी कि वो गाड़ी जहां तक जाने वाली है वहां तक CNW स्टाफ उसमें जाएंगे, स्कॉटिंग करेंगे। और 20 डिग्री से अगर अधिक का टेम्परेचर है अंतर तो कोच को सर्विस में ना चलाएं, कोच को निकाल देना है। कोच हो या वैगन हो उसको निकाल देना है। विभिन्न प्रकार के बेरिंगों का तापक्रम मापने का तरीका, यानी अलग अलग कोच में अलग अलग तरह के बेरिंग लगे होते हैं तो उनका जो टेम्परेचर होता है उसको कैसे नापा जाता है। वर्तमान में भारतीय रेल में निम्नलिखित 3 प्रकार के बेरिंगों का प्रयोग किया जा रहा है, अतः इनका
तापक्रम मापने के लिए अलग अलग स्थानों से नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर या हाथ द्वारा तापक्रम की जांच की जाती है, जो इस प्रकार है। ICF कोच के सेल्फ अलाइंड स्पेरिकल रोलर बेरिंग, दो ये आप देखेंगे नीचे फोटो, ये ICF है और यहाँ पे इसका बेरिंग है, ये बेरिंग बॉक्स है। इस प्रकार के बेरिंग का तापक्रम एक्सल बॉक्स के ऊपरी सतह यानी कि क्राउन बोल्ट के नीचे से मापा जाता है। यानी कि अगर आप ICF कोच के बेरिंग का तापमान ले रहे हैं तो सामने की तरफ से नहीं लेंगे, जहाँ पे भारत यानी भारतीय रेल लिखा हुआ है वहाँ से नहीं लेंगे, बल्कि ऊपर की तरफ से लेंगे जहाँ पे क्राउन बोल्ट होता है। LHB कोच में कार्टेड टेपर्ड रोलर बेरिंग होते हैं और जिसे कंट्रोल आर्म के साथ फिट किया जाता है और उसके ऊपर 3 अलग अलग डिज़ाइन वाले बेरिंग कवर, प्लेन, स्पीड सेंसर तथा अर्थिंग यूनिट के कवर लगाए जाते हैं। इसलिए LHB कोच के बेरिंग का तापमान कंट्रोल आर्म के सामने से लग के पास से लिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपको एरो दिखा रहा है, इस वाले जगह में, यहाँ पे इस वाले जगह से आपको बेरिंग का तापमान लेना है। कैस्नॉफ बॉगी, ये कैस्नॉफ बॉगी है। इन दोनों बोगियों में कार्टेड टेपर रोलिंग बेरिंग लगाया जाता है, अतः दोनों बोगियों का तापक्रम मापने का तरीका एक जैसा ही है। इसके लिए बेरिंग एडाप्टर के सिरे के नीचे बेरिंग आउटर कप से तापक्रम मापा जाता है। ये देखिए यहाँ पे LHB के लिए, जहाँ जैसे यहाँ पे LHB के लिए नापा जा रहा है, ठीक इसी प्रकार आपको नापना है जो कैस्नॉफ बॉगी है उसके लिए। देखिए यहाँ पे कैस्नॉफ बॉगी लगा हुआ है और ऊपर यहाँ पे आपको एडाप्टर दिख जाएगा। यहाँ पे नहीं लेना है, बल्कि इस वाले जगह पे आपको पॉइंट करना है और यहाँ से आपको तापमान मापना है। हॉट एक्सल होने के संभावित कारण, हॉट एक्सल क्यों होता है, उसके क्या क्या वजह हो सकते हैं। हॉट एक्सल होने के संभावित कारण, पहला, रोलर बेरिंग का रेडियल क्लियरेंस निर्धारित सीमाओं से कम या अधिक होना, बाहरी रेस या इनर रेस का क्रैक होना या टूट जाना, बेरिंग के पार्ट जैसे इनर व आउटर रेस से धातु के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर निकल जाना, केज का टूट जाना, ग्रीस की मात्रा कम या अधिक होना, अच्छी क्वालिटी की ग्रीस का ना होना, ग्रीस के अंदर पानी, धूल या किसी बाहरी चीज़ का मिला होना, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के दौरान रोलर या आउटर केज का डैमेज होना। इसलिए जब भी गाड़ी में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया जाता है तो अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं लगेगा तो आउटर रेस वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। बियरिंग में फ्रंटिंग उत्पन्न होना, इसमें बेरिंग सतहों के आपस में स्लाइड करने से यह दोष उत्पन्न होता है। बियरिंग सरफेस से ब्रोलिंग होना, बियरिंग में जंग लगना, बियरिंग को उसकी उम्र से अधिक समय तक चलाना, बियरिंग का सीज हो जाना, बियरिंग के ऊपर सीमा से अधिक लोड आ जाना, एडाप्टर का तिरछा हो जाना, ICF कोच के एक्सल बॉक्स का अत्यधिक तिरछा होना, ये सारे वो कारण हैं जिससे हॉट एक्सल होने की संभावना होती है। व्हील ट्रेड पर सीमा से अधिक फ्लैट पैसेज होना, व्हील LHB कोच ट्रेड का दबाव होना, व्हील सेट परिवहन के दौरान ग्रीस सीट का क्षतिग्रस्त होना, एक्सल पर बियरिंग चढ़ाते समय सीमा से अधिक लोड पड़ना, परिचालन के दौरान बियरिंग का किसी बाहरी धातु के टकराने से क्षतिग्रस्त हो जाना। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके वजह से हॉट एक्सल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं हॉट एक्सल की घटनाओं को रोकने के लिए ओपन लाइन कर्मचारी द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं बचाव के उपाय। अगर आप CNW एम्प्लॉय हैं, ओपन लाइन में काम करते हैं, तो हॉट एक्सल से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला, हॉट एक्सल बॉक्स फिलिंग निर्धारित स्थानों पर सुनिश्चित की जाए। रोलिंग इन परीक्षण के दौरान बेरिंग में कोई असाधारण आवाज़ या रगड़ने की आवाज़ या ग्रीस जलने की गंध आने पे उसे सर्विस में ना चलाएं। लोड के रुकने के पश्चात बेरिंग को छूकर या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर द्वारा तापक्रम मापें। यदि तापमान सीमा से अधिक हो तो सर्विस में ना चलाएं। बेरिंग कहीं से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए तथा उससे ग्रीस भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एडाप्टर अपने स्थान से विस्थापित नहीं होना चाहिए। ICF कोच में एक्सल बॉक्स तिरछा नहीं होना चाहिए। व्हील ट्रेड पर फ्लैट प्लेट सीमा से अधिक होने पर सर्विस में ना चलाएं। अनुरक्षण के दौरान सुनिश्चित करें कि बेरिंग के अंदर पानी ना जाए। वेल्डिंग कार्यों के दौरान उचित अर्थवायर का प्रयोग सुनिश्चित करें। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो हॉट एक्सल को हम रोक सकते हैं। इन सारी सावधानियों को बरत के हॉट एक्सल को हम रोक सकते हैं। एक्सल बॉक्स का तापक्रम महसूस करने के साथ निम्नलिखित चीज़ें भी चेक कराएं। अगर हम एक्सल बॉक्स का तापमान लेते हैं तो उसके साथ बाकी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? व्हील के ऊपर एक्सल बॉक्स के बैक साइड से ग्रीस के छींटे तो नहीं आ रहे हैं। एक्सल बॉक्स को देखने में कोई गड़बड़ तो नहीं दिखाई दे रही है। व्हील स्किड तो नहीं कर रहा है, जबकि कोई बाहरी खराबी भी नहीं है। निर्धारित ब्रांड की ग्रीस की ही बेरिंग में डाली जाए। कोच या वैगन पर वेल्डिंग करते समय अर्थ वेल्डिंग पॉइंट के निकट में साथ रखें। यानी कोच में अगर कहीं भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो अर्थिंग पॉइंट है उसको जहाँ भी वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ सबसे नज़दीक रखें। ऐसा नहीं कि वेल्डिंग पॉइंट को कोच के एक सिरे में लगा दी और फिर पूरे कोच में आप वेल्डिंग करें, ये गलत है। इसके वजह से
प्रॉब्लम हो सकती है। यदि लाइन पर एक्सल बॉक्स खोलना है तो सुनिश्चित करें कि उसके अंदर धूल आदि ना जा पाए। हाई प्रेशर जेट मशीन से धुलाई करते समय पानी का जेट सीधे बेयरिंग कवर के ऊपर कभी नहीं मारना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं कार्टरेज टेपर रोलर बेयरिंग का सिक लाइन में परीक्षण। सिक लाइन में इन बेयरिंग का कैसे परीक्षण किया जाता है? किसका? कार्टरेज टेपर रोलर बेयरिंग। कप को घुमाकर असामान्य आवाज़ सुनना चाहिए। कप, ग्रीस सील, कैप, एक्सल कैप, स्क्रू, एडाप्टर आदि के क्षतिग्रस्त या टूटा होने का दृष्टि परीक्षण करना चाहिए, यानी आंखों से देखना चाहिए कि ये सारे पार्ट्स टूटे फूटे तो नहीं है। यदि ग्रीस सील में कोई दोष नहीं पाया जाता तो थोड़ी सी मात्रा में ग्रीस का लीक होना सामान्य बात है। अधिक ग्रीस लीक होने से जांच करें। यार्ड में गाड़ी के आने के तुरंत बाद बियरिंग कप को उल्टे हाथ से छूकर या नॉन कनेक्ट थर्मामीटर द्वारा असामान्य ताप का पता करना है, यानी गाड़ी तुरंत अगर आपके यार्ड में आती है तो आप बेयरिंग को छूते हैं तो पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर ठीक है। कार्टरेज टेपर रोलर बेयरिंग को खराबी से रोकने के लिए की जाने वाली सावधानियां। पहिए के हैंडलिंग के समय फॉक लिफ्टर का प्रयोग करें। एक से अधिक व्हील को न उठाएं, इससे कप और ग्रीस सील को क्षति हो सकती है। लॉकिंग स्क्रू को टॉर्क रेंज की 40 किलोग्राम पर मीटर वैल्यू पर टाइट करें। लॉकिंग प्लेट का भी दोबारा प्रयोग न करें। लॉकिंग प्लेट के टैब को लॉकिंग स्क्रू के फ्लैट वाली साइड पर मोड़ना चाहिए। ये सारी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। लॉकिंग स्क्रू को कसने से पहले एक्सल एंड के छेदों और लॉकिंग स्क्रू की चूड़ियों को अच्छी तरह से साफ करें व थोड़ी सी ग्रीस लगा लें। टायर टर्निंग से पूर्व एंड कैप खोलने के पश्चात RDSO द्वारा मानकीकृत डमी कवर्स जरूर लगाएं। टायर टर्निंग के पश्चात एक्सल एंड को अच्छी तरह से साफ किया जाए ताकि स्वार्फ का कोई भी टुकड़ा अंदर न जाने पाए। ट्रॉली में व्हील लगाते समय अडाप्टर को ठीक प्रकार से जांच करें। सुनिश्चित करें कि अडाप्टर कप के ऊपर समान रूप से टिकना चाहिए तथा गाड़ी का भार बियरिंग कप पर समान रूप से आए। अडाप्टर लगी हुई ट्रॉली को व्हील पर टिकाते समय ध्यान रखें कि रिटेनिंग बोल्ट बियरिंग कप को न टकराए, इससे कप को क्षति पहुंच सकती है। 10 नंबर पॉइंट, जब भी कार्टरेज बेयरिंग लगी हुई बोगी या वैगन पर वेल्डिंग करने की जरूरत पड़े तो ध्यान रहे कि विद्युत करंट बेयरिंग से होकर ना गुजरे, अर्थात अर्थिंग वायर जो है वेल्ड होने वाली जगह के बिल्कुल पास लगाएं। इसके दोनों सिरे पर मजबूती से बंधे होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कार्टरेज टेपर रोलर बेयरिंग और उसके भाग। ये जो बेयरिंग है कार्टरेज टेपर रोलर बेयरिंग है जो कि गुड्स में और LHB में इस्तेमाल होता है और यहाँ पे बेयरिंग खुले पोजीशन में है। यहाँ पे इसके पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स क्या हैं। एक्सल कैप कौन सा है, वियरिंग कौन सा है, ग्रीस सील कौन सा है, कोन असेंबली कौन सा है, लॉकिंग प्लेट क्या है, कप कौन सा है, स्पेसर कौन सा है, बैकरिंग कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं जो ऊपर फोटो में है। अब ICF बोगी की बात कर लेते हैं। ये ICF बोगी है और ICF कोच में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके पूरे पार्ट्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे ICF बोगी के सारे पार्ट्स के नाम है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम देखेंगे स्क्रू कपलिंग वगैरह सारी चीज़ें। बहुत लंबा चौड़ा PDF है, बहुत सारा डाटा है। अगर आप वीडियो बनाता रहो तो पूरी रात खत्म हो जाएगी और ये वीडियो खत्म नहीं होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।